प्यारे छात्रों, आप सभी का कुमार क्लासेज वाराणसी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। छात्रों, आज हम यूपीसीएल TG2 के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर वाइंडिंग चैप्टर को लेकर उपस्थित हूँ आप लोग के सामने। और यह इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे छात्रों का डिमांड था कि सर मोटर जनरेटर का वीडियो अपलोड करिए। तो कोई भी मशीन जानने के पहले वाइंडिंग जानना बहुत ज़रूरी होता है, चूँकि आप जानते हैं कि क्या होता है कि कोई भी मशीन है वो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है और जिसकी बनावट जो होती है उसमें वाइंडिंग होती है और इसी वाइंडिंग के महत्वपूर्ण टर्मों से सारे काम होते हैं। अब क्या होता है कि अगर वाइंडिंग चैप्टर आप नहीं पढ़ते हैं अच्छे से और सीधे मशीन पढ़ना चाहते हैं, या मोटर हो या जनरेटर हो, AC हो चाहे DC हो चाहे अल्टरनेटर हो, तो आपको बहुत सारे टर्म शब्द वहाँ पर आएंगे जिसका आप अर्थ नहीं समझ पाएंगे। और जब अर्थ नहीं समझ पाएंगे तो इससे आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा मशीन का। इसलिए मैं इस चैप्टर को पहले आपको पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद मैं मशीन शुरू करूँगा। और सभी से यह अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और बड़ा ही ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा और आप मशीन अच्छे से समझ पाएंगे। जिसको नहीं देखना हो वो अभी स्किप कर जाए, लेकिन जिसको पढ़ना है, मशीन को अच्छी तरह समझना है, तो इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह समझने की आवश्यकता है और मैं सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को। तो देखिए वाइंडिंग, मैं इस यहाँ पर लिख दिया हूँ वाइंडिंग। वाइंडिंग क्या है? पहले नंबर तो एक क्वेश्चन आएगा कि वाइंडिंग किसे कहते हैं। तो आप जानते हैं कि कोई भी मशीन है उसमें दो चीज़ होता है, एक क्या होता है स्टेटर और एक क्या होता है रोटर। अगर हम AC की बात करें और घूमने वाले पार्ट को DC में क्या बोलते हैं? आर्मेचर बोलते हैं। DC में बोलते हैं आर्मेचर। अब यहाँ पर भी वही बात आती है कि स्टेटर हो या आर्मेचर हो, उसमें क्या होता है? वाइंडिंग, कॉइल लपेटते हैं हम, चालक होता है। तो उन्हीं चालकों को व्यवस्थित क्रम में अगर हम रख दें या सजा दें या स्थापित कर दें तो क्या कहलाएगा? वाइंडिंग कहलाएगा। देखिए परिभाषा भी आपको मैं सरल शब्दों में लिख दिया हूँ। आर्मेचर स्टेटर कोर में खांचों को क्रमबद्ध विधि से चालकों को स्थापित करना, उसका कनेक्शन करना, संयोजन करना ही क्या है? स्टेटर वाइंडिंग है या आर्मेचर वाइंडिंग है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ गए होंगे। अब यहाँ आती है दो तरह की बात कि वाइंडिंग मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। देखिए यहाँ गलत दिखा गया है, क्लोज नहीं होगा, यहाँ ओपन होगा। ठीक है, खुला वाइंडिंग, ओपन वाइंडिंग। तो क्लोज वाइंडिंग क्या है? पहला नंबर है कि वाइंडिंग क्या है? तो वाइंडिंग चालकों को ही अगर व्यवस्थित क्रम में हम स्थापित कर दिए तो क्या हो गया? वाइंडिंग कहलाया। अब वाइंडिंग में दो वाइंडिंग आया प्रयोग आपका, क्लोज कॉइल वाइंडिंग और ओपन कॉइल वाइंडिंग। तो पहला सवाल उठता है कि क्लोज वाइंडिंग क्या है? तो ये देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है कि DC मशीन में कौन सा वाइंडिंग करते हैं? तो क्लोज वाइंडिंग करते हैं। तो पहला हो गया क्या? यह वाइंडिंग DC मशीन में की जाती है। इसे DC आर्मेचर वाइंडिंग भी कहते हैं। आर्मेचर रोटर को ही बोलते हैं, यानी घूमने वाला भाग जो DC में होता है क्या कहलाता है? आर्मेचर कहलाता है, जो बेलनाकार होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम लोग सिर्फ वाइंडिंग की चर्चा कर रहे हैं और फिर मशीन पढ़ेंगे तो फिर इन टर्म को पढ़ना ही है। लेकिन एक बार उससे पहले थोड़ा जानना जरूरी है, ताकि आपके लिए अनजाना ये ना शब्द रहे, अनसुना ना शब्द रहे कि ये कौन चीज आ गया है यहाँ पर भाई। इन सभी कॉइलों को एक सिरे से दूसरे सिरे से सीरीज में जोड़े जाते हैं और अंत में क्या होता है? दो सिरे निकालते हैं जो सोर्स से जुड़ता है। जिस तरह से मान लीजिए कि कोई आपको है, कोई खांचा बना हुआ है पहले से। अब इसमें खांचे में क्या करेंगे? हम चालक को यहाँ से यहाँ निकालेंगे, फिर इसी तरह
सीरीज मतलब आपस में जुड़ा होगा, और लास्ट में क्या निकलेगा, 2 सिरा निकलेगा, जिसमें क्या करते हैं हम लोग, सप्लाई देते हैं। तो यही कहलाता है क्लोज वाइंडिंग, जो डीसी में प्रयोग होता है। दूसरा है ओपन वाइंडिंग, या एसी मशीन में प्रयोग किया जाता है। इसमें सभी कॉइल्स क्या होते हैं, स्वतंत्र रखा जाता है और उसे वांछित क्रम में जोड़ा जाता है। यानी क्या होता है, वहाँ पर नहीं ब्लेड होता है, उसको एक एक टर्न निकालते हैं, अब बाद में कहीं सब जगह कनेक्ट करते हैं, जैसा चाहें सीरीज में करना है कि पैरेलल में करना है, ये बाद में देखते हैं। तो यह कहलाता है ओपन वाइंडिंग। तो पहला नंबर क्लोज वाइंडिंग कहाँ पर, डीसी में, ओपन वाइंडिंग कहाँ पर, एसी में। इतना समझ गए होंगे आप, अभी इतना ही समझना है, फिर मशीन में पढ़ेंगे तो इसको देखेंगे आप कहाँ कहाँ क्या होता है। अभी हम टर्फ में जान रहे हैं। दूसरा है आपके पास एक्टिव साइट। तीसरा टर्म कौन है आपके पास, एक्टिव साइट। एक्टिव साइट क्या होता है, एक सेकंड, पहले टर्न जान लीजिए। टर्न क्या होता है, तो देखिए अभी हम चालक की बात किए, चालक क्या था, ये चालक है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि हम देखें कि हमारे पास जो स्लॉट्स कटे हुए हैं, तो उसमें जब एक सिरे से दूसरे सिरे तक हम एक बार ले जाते हैं तो वह क्या कहलाता है, टर्न कहलाता है। देखिए यहाँ फिगर भी मैं बना दिया हूँ, दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ शुरू हुआ। और आप देखते होंगे कोई मशीन है इस टाइप में, तो उसमें 2 पोल होता है कम से कम, एक क्या है नॉर्थ है, एक क्या है साउथ है। तो ये जो बीच में आर्मेचर होगा वो क्या होगा, एक सिरा उसका नॉर्थ के प्रभाव में होगा, तो दूसरा सिरा क्या होगा, साउथ के प्रभाव में होगा, पोल के दक्षिणी सिरा के प्रभाव में होगा। उसी तरह टर्न क्या हो गया, ये चालकों का एक बंद मार्ग है जो असमान ध्रुव मतलब एक नॉर्थ एक साउथ के प्रभाव के अंतर्गत चालक को जोड़ता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। उसी तरह यहां पर देखिए कॉइल क्या है, तो पहले क्या बात हुई, एक चालक की बात हुई थी, एक चालक की बात हुई। अब इस चालकों को अगर हम कई चालक को जोड़ दें, कई टर्न्स मिला दें, चालक को क्या कहिए, एक चालक था उसको एक लपेट, अगर हम भाषा में बोले हम कि एक लपेट मार दिए तो हो गया टर्न, ठीक है, और कई लपेट मार दिए तो हो गया कॉइल, ठीक है। तो उसी तरह कह रहा है कि कई टर्नों को अगर जोड़ दें, जैसे देखिए एक टर्न T1 है, दूसरा टर्न T2 है, तीसरा टर्न T3 है, चौथा टर्न T4 है, एक क्या हो गया, सभी मिलकर हो गया कॉइल, ठीक है। तो कॉइल क्या हो गया, सीरीज क्रम में जुड़ा है। सीरीज का मतलब क्या हुआ कि पहले का अंतिम छोर दूसरे का पहला छोर, दूसरे का अंतिम छोर तीसरे का पहला छोर, इस तरह क्या हुआ, यह सीरीज समूह है। तो कॉइल जो है, कॉइल को क्या किया हम कि लगातार जोड़ दिए सीरीज में, तो क्या कहलाएगा, वो कॉइल का हो जाएगा, टर्न को मिलाकर बनाता है कॉइल, ठीक है। आप आगे होंगे समझ में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आ गया एक्टिव साइट। एक्टिव साइट क्या है और पैसिव साइट क्या है। तो एक्टिव साइट को देखते हैं। देखिए एक टर्न है ये, और इस टर्न में क्या है, 2 एक्टिव साइट होगा और 2 इनएक्टिव साइट होगा। कैसे होगा, जैसे मान लीजिए हम ऐसे करते हैं, एक नॉर्थ है एक साउथ है। अब यहाँ कोई एक स्लॉट है, स्लॉट मतलब यहाँ से हम वायर को अंदर ले जा रहे हैं और इसको बाहर निकाल कर, ठीक है, फिर यहाँ ले आए। अब देखिए यहाँ ले आए, तो एक जो ये है स्लॉट दिखाई दे रहा है आपको, क्या है, खांचे के अंदर है लेकिन इसके प्रभाव में है, और एक खांचे के अंदर है लेकिन साउथ के प्रभाव में। तो ये दोनों एक्टिव साइड हो गया। और ये देखिए किसी के प्रभाव में नहीं। यहाँ क्या है, जहाँ पर टर्न ले रहा है, बाहरी सिरा है, तो उसको कहते हैं इनएक्टिव साइड। यानी अगर कहा जाए एक्टिव साइड कौन कहलाता है, तो कॉइल का वह भाग जो स्लॉट में होता है, जो ईएमएफ उत्पन्न करता है, क्योंकि यहाँ से क्या हो गया,
फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, और फ्लक्स को कट करेगा तो क्या होगा, हम ईएमएफ होगा। फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार हम जानते हैं कि जब चुंबकीय क्षेत्र में फ्लक्स को काटा जाए किसी कंडक्टर द्वारा तो उसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो काट कौन रहा है, एक घूमने वाला भाग ये है, तो एक किनारे वाला भाग तो किसी प्रभाव में है नहीं। तो यही जो फ्लक्स उत्पन्न कराता है, जो फ्लक्स को कटता करता है, वह क्या कहलाएगा, एक्टिव साइड कहलाएगा। और वहीं इनएक्टिव साइड की बात करें तो जो ये यहाँ देख रहे हैं किनारे साइड में है, जहाँ टर्न मूव रहा है, जो स्लॉट में नहीं है, स्लॉट के बाहर है, वो क्या कहलाएगा, इनएक्टिव साइड कहलाएगा। और इसके साथ साथ ये जो छोर है देख रहे हो, इसको कॉइल लीड कहते हैं, जहाँ से हम उसको सप्लाई देते हैं। ये 3 टर्म आ गया आपके पास, आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। देखिए इस चीज़ को मैं यहाँ लिख भी दिया हूँ। एक्टिव साइड हो गया वह भाग जो कॉइल के जो स्लॉट में होता है और ईएमएफ उत्पन्न करता है, एक्टिव साइड कहलाता है। जैसे ये है, ये क्या है, दोनों एक्टिव साइड है, ठीक है। ये क्या है, इनएक्टिव साइड है, और ये क्या है, कॉइल लीड है। इसी का परिभाषा है यहाँ पर। अब देखिए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम लोग पोल पिच। अब पोल पिच किसे कहते हैं, तो पोल पिच 2 संलग्न एवं असमान पोल के बीच की दूरी पोल पिच कहलाती है। इसे हम वाईपी से व्यक्त करते हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोल पिच क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट ये फार्मूला है, तो आप नोट भी कर लेंगे। ये क्या है, पोल पिच है। तो पोल पिच बराबर क्या होता है, इसे वाईपी दिखाते हैं, स्टेटर स्लॉट की संख्या या आर्मेचर स्लॉट की संख्या बटे पोल की संख्या, ठीक है। यहाँ स्टेटर और आर्मेचर का कोई मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ स्लॉट से है, जहाँ जैसा होगा उसको बोलेंगे। तो ये पोल पिच कहलाता है। 2 संलग्न एवं असमान, असमान मतलब नॉर्थ और साउथ, ठीक है, के बीच की दूरी क्या कहलाती है, पोल पिच कहलाती है। और इसके साथ साथ कॉइल पिच, देखिए कॉइल पिच किसे कहते हैं, तो कॉइल पिच जो को कॉइल स्पेन भी कहा जाता है, यानी जो ये दूरी थी एक्टिव और 2 एक्टिव के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, कॉइल पिच कहलाएगी या कॉइल स्पेन कहलाएगी। इसे हम वाईएस से प्रदर्शित करते हैं। इस पर छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, ये फार्मूला याद रखेंगे तो आपको न्यूमेरिकल भी बन जाएगा। फिर हम इसका ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे तो सारे न्यूमेरिकल और लेके आएंगे, समझाएंगे आपको, कल ऑब्जेक्टिव लेके इसका आएंगे हम। चलिए अब देखिए पिच फैक्टर। पिच फैक्टर क्या है, कॉइल पिच और पोल पिच का अनुपात पिच फैक्टर कहलाता है। अभी हम जाने कि कॉइल पिच क्या है, पोल पिच क्या है। पोल मतलब 2 जो स्लॉट्स है उसके बीच की दूरी जो है हमारा, वो क्या कहलाता है, पोल पिच कहलाता है। जबकि कॉइल पिच क्या हुआ, एक्टिव साइड की दूरी है 2। अब इसी तरह इसको याद रखिएगा, पोल पिच फैक्टर बराबर क्या होता है, कॉइल पिच या वाइंडिंग पिच बराबर बटे पोल पिच। ये जो फार्मूला है इसको याद रखिएगा, पिच फैक्टर का कॉइल पिच या वाइंडिंग पिच अपॉन पोल पिच। अब फुल पिच वाइंडिंग क्या होती है, अब आएगा फुल पिच वाइंडिंग और शॉर्ट पिच वाइंडिंग। तो फुल पिच वाइंडिंग कहेंगे यदि कॉइल पिच और पोल पिच का मान बराबर हो, यानी अर्थात कहने का मतलब है कि अगर ये स्लॉट है, देखिए ये हम मान लीजिए कोई स्लॉट है, यहाँ से यहाँ तार निकाले, ठीक है, यानी पहले स्लॉट से ही ये पूरी वाइंडिंग जा रही है, ये क्या कहलाएगी, फुल पिच वाइंडिंग कहलाएगी। यानी अर्थात
जो वायर है वो पहला स्लॉट से लेके कहाँ जा रहा है, अंतिम स्लॉट तक स्थापित किया जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, फुल पिच वाइंडिंग कहलाएगा। ठीक है, अब इसका मान क्या होगा, पिच फैक्टर का मान क्या होगा, फुल पिच फैक्टर का मान 1 होता है। इसे स्पैन डिग्री 180 डिग्री होता है। स्पैन डिग्री 80 डिग्री 100 डिग्री का मतलब क्या समझते हैं कि इसका जो कॉइल घुमाव होगा वो पूरी लेंथ में होगा, यानी जब पूरा हम फ्लैट ले जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, 180 डिग्री पर है, यानी पूरा लेंथ लेगा यहाँ से यहाँ तक जितना हमारा स्लॉट है। इसे मान लीजिए कि कोई इस तरह का बेलनाकार है और इसमें कोई स्लॉट्स है, तो यहाँ से यहाँ तक तब यहाँ टर्न हुआ, यानी 180 डिग्री हुआ। मैंने पूरा लेंथ कवर किया, जितना लंबी स्लॉट्स है पूरी दूरी में हम क्या किए, स्थापित किए कॉइल। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे कि फुल पिच फैक्टर का मान क्या होता है, तो 1 होता है, 1 होता है। और ये इसका स्पैन कितना होता है, डिग्री 180 डिग्री होता है। जस्ट इसके अपोजिट होता है शॉर्ट पिच फैक्टर। तो शॉर्ट पिच का मान क्या होगा, 1 से कम होगा। 1 से कम का मतलब क्या समझ रहे हैं कि ये अंतिम सिरे तक नहीं जाएगा, अंतिम स्लॉट से पहले ही इसको हम बाहर निकाल लेंगे, उसको घुमा लेंगे, टर्न कर लेंगे, तो यह क्या कहलाएगा, शॉर्ट पिच कहलाएगा। और मोटर में शॉर्ट पिच वाइंडिंग का प्रयोग, काफ़ी मोटर में शॉर्ट पिच वाइंडिंग का भी प्रयोग किया जाता है, काफ़ी मोटर में फुल पिच का भी किया जाता है। तो इसीलिए आपको पहले पढ़ा रहे हैं कि वहाँ आएगा कि फुल पिच वाइंडिंग करेंगे, कर रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा, तो उस चीज़ को समझना होगा। अब देखिए फुल पिच वाइंडिंग करेंगे तो कंडक्टर का लेंथ बढ़ेगा, शॉर्ट पिच करेंगे तो कंडक्टर का लेंथ घटेगा। देखिए पूरा जब ले जा रहे हैं तो बढ़ेगा, ये आपको समझ में आ रहा है। अभी यहाँ पर शॉर्ट पिच कर रहे हैं, अब यहीं यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो बाद में दिक्कत होगी। चलिए आगे देखते हैं। अब आएगा क्वेश्चन कि शॉर्ट पिच वाइंडिंग क्यों करते हैं, या शॉर्ट पिच वाइंडिंग का लाभ क्या है। तो शॉर्ट पिच वाइंडिंग में क्या होगा, कंडक्टर कम होगा, खर्च हमारा। तो कंडक्टर किसका बना होता है, आर्मेचर का, तो कॉपर का बना होता है। ये भी आप पढ़ेंगे और जानते भी होंगे। तो कॉपर की बचत होगी। अब कॉपर लॉस भी होता है किसमें, वाइंडिंग में होता है। तो अगर कॉपर कम होगा तो लॉस भी कम होगा। ठीक है, वाइंडिंग कम स्थान घेरेगा, इसलिए मोटर की दक्षता भी क्या होती है, बढ़ जाती है। लेकिन जहाँ अधिक करंट की आवश्यकता होगी वहाँ पर ये काम नहीं करेगा। तो बहुत सारे फैक्टर निर्भर करता है, अलग अलग मोटर में इसका रोल है। फिर हम लोग पढ़ेंगे इसको। अभी आप इतना जान लिए कि शॉर्ट पिच वाइंडिंग क्या है, फुल पिच वाइंडिंग क्या है, और इसका कॉमन लाभ क्या है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए कि शॉर्ट वाइंडिंग का एंगल कितना होता है, तो 180 से कम होता है। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि मान कितना होता है, तो 1 से कम होता है। फुल पिच का एंगल कितना होता है, तो 180 होता है। और फुल पिच फैक्टर का मान कितना होता है, तो 1 होता है। ये सारी चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ये पूछा जाएगा आपसे। शॉर्ट पिच का वाइंडिंग का क्या होगा लाभ, तो कॉपर लॉस कम होगा, कॉपर की बचत होगी, कंडक्टर कम लगेगा हमारा, और मोटर की दक्षता बढ़ जाती है, वाइंडिंग कम स्थान घेरता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आता है एक कि लॉन्ग पिच वाइंडिंग जो है, यदि पिच फैक्टर का मान उसका अधिक हो जाए 1 से, तो क्या होगा, वो लॉन्ग पिच वाइंडिंग कहलाएगा। अब देखिए एक था हमारा फुल पिच वाइंडिंग। फुल पिचिंग क्या था, जितना स्लॉट हमारा है उतना ही है। अब इससे भी कंडक्टर बहुत बड़ा हो जाए हमारा, तो क्या कहलाएंगे, हम उसको लॉन्ग पिच वाइंडिंग कहेंगे। ठीक है, और उसका मान क्या होगा, 1 से अधिक हो जाएगा। उसका 1 होता है, उसका 1 से अधिक हो जाएगा। हालांकि ये बहुत ज़्यादा टर्म नहीं है, ये ओवर करंट के लिए हम प्रयोग करते हैं, तो ये बाद में हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं इसका। अब क्योंकि अभी सब पूरा हो जाएगा तो पूरा मशीन इसी में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मशीन का ओवरव्यू है। ठीक है, कॉइल ग्रुप क्या होता है, यदि मशीन वाइंडिंग में 1 से अधिक कॉइल सीरीज में स्थापित करते हैं तो कॉइल समूह बना लिया जाता है, उसको कॉइल ग्रुप करते हैं। जैसे हमने माना कि ये क्या है, पहले हमने देखा कि चालक था, चालक को एक लपेट मार दिए तो टर्न कहलाया, कई टर्न को मिला दिए तो कॉइल कराया। अब कई कॉइल को अगर एक साथ मिला दिए तो क्या कहेगा, कॉइल ग्रुप कहलाएगा। तो आएगा क्वेश्चन आपके पास, टोटल कॉइल ग्रुप बराबर कितना, तो नंबर ऑफ फेज इनटू कॉइल ग्रुप। अब अगर कॉइल ग्रुप कब लगाते हैं, जब 3 फेज मोटर हम प्रयोग करते हैं, जब सिंगल फेज मोटर प्रयोग करते हैं, तो वहाँ क्या होता है, हमारा एक कॉइल रहता है। लेकिन आप जानते हो कि 3 फेज प्रयोग करेंगे तो वहाँ 3 वाइंडिंग हम स्थापित करना पड़ेगा हमें, तो वह कॉइल ग्रुप का रूप ले लेता है। चलिए आगे देखते हैं।
हाफ कॉइल ग्रुप क्या होता है और होल कॉइल ग्रुप क्या होता है। तो वह वाइंडिंग जिसमें प्रति फेज कॉइल की संख्या पोल की संख्या बराबर हो तो वो क्या कहता है, होल कॉइल ग्रुप कहलाता है। अभी हमने कहा कि 3 फेज है तो 3 वाइंडिंग होगा, तो 3 फेज है और 3 वाइंडिंग करते हैं तो होल ग्रुप है। अगर 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं, 2 ही वाइंडिंग में सप्लाई दे रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक ना। जिसे कॉइल, तो देखिए हाफ कॉइल क्या ग्रुप है, जिसे प्रति कॉइल की संख्या पोल की संख्या के आधे के बराबर हो तो क्या कहेगा, हाफ कॉइल कहलाएगा। अब देखिए 7 नंबर, सिंगल लेयर वाइंडिंग क्या कहलाएगा। अब देखिए अभी तक हम लोग देख रहे थे कि जो हमारा स्लॉट्स था उसमें एक हम कंडक्टर को स्थापित कर रहे थे, तो यहाँ भी वही है कि अगर एक यहाँ मान लीजिए 10 स्लॉट है। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है, कहेगा कि आर्मेचर में स्लॉटों की संख्या 10 है और सिंगल लेयर वाइंडिंग किया गया तो कुल चालक कंडक्टर की संख्या क्या होगी या कुल टर्नों की संख्या क्या होगी। तो क्या होगी हमारे पास, तो टर्न क्या बोलते हैं, एक बार घुमाते हैं, मतलब एक बार अप एंड डाउन को टर्न बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 से भाग दे देंगे, कुल स्लॉट में कितना हुआ है 2 से भाग हो गया, तो कुल कॉइल जो हो गया क्या हो गया, नंबर ऑफ स्लॉट बटे 2, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ आएगा आपसे कि सिंगल लेयर वाइंडिंग में प्रत्येक खांचे में कितना कॉइल होता है, तो केवल एक साइड एक कॉइल स्थापित किया जाता है। इसमें स्टेटर या आर्मेचर कॉइल की कुल संख्या कितनी होती है, कुल खांचों की संख्या की आधी होती है, ठीक है। आधी इसलिए होती है कि वो एक बार टर्न लेता है तो अप एंड डाउन दोनों को मिलाकर कहते हैं, तो इसको याद रखेंगे आप। अब आगे देखिए डबल लेयर, इसी तरह डबल लेयर मतलब क्या है कि प्रत्येक खांचे में 2 कॉइल स्थापित किए, 2 साइड ऊपर होगा 2 साइड नीचे होगा। इसमें आर्मेचर कॉइल की संख्या क्या होगी, स्लॉट की संख्या क्या बराबर होगी, एक टर्न में 2 स्लॉट्स, ठीक ना, एक अप एक डाउन। उसी तरह अब एक क्वेश्चन आएगा आपसे, सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टेंटेड वाइंडिंग, ये क्या होता है। आप डबल लेयर और सिंगल लेयर समझ गए होंगे। डबल लेयर में प्रत्येक खांचे में 2 और सिंगल लेयर में प्रत्येक खांचे में 1। अब कॉन्स्टेंटेड वाइंडिंग क्या है, यदि वाइंडिंग में कॉइल की संख्या प्रति पोल प्रति फेज 1 हो तो क्या कहलाएगा, कॉन्स्टेंटेड वाइंडिंग कहलाएगा। इसमें प्रत्येक स्लॉट में एक कॉइल साइड स्थापित किया जाता है, मतलब अगर एक फेज है, थोड़ा सा टर्म में अंतर है, क्या है, कॉइल की संख्या क्या होगा, प्रति फेज प्रति पोल 1 है, यानी जितना पोल है, अगर 4 पोल है तो प्रत्येक पोल के लिए क्या है कि एक हमारा कंडक्टर आया है, ठीक है, और कॉइल साइड पर क्या किया गया, स्थापित कर दिया गया, यानी प्रत्येक स्टेटर में एक कॉइल साइड स्थापित किया गया है। जबकि डिस्प्यूटेड वाइंडिंग में क्या होगा, नीचे देख लीजिए, यदि वाइंडिंग कॉइल की संख्या प्रति पोल की फेज से 1 से अधिक हो तो क्या कराएगा, डिस्प्यूटेड वाइंडिंग कहलाएगा। इस वाइंडिंग में कॉइल साइड को भिन्न भिन्न स्टेटर खांचों में स्थापित किया जाता है, ठीक है। अभी बाद में फिर इसको हम कंबाइन करके जोड़ते हैं। अब देखिए अभी ये सब एसी के टर्म थे, अभी डीसी के टर्म है। डीसी के टर्म क्या है, टर्न उसी को कहेंगे जब एक कंडक्टर को हम एक बार ले जाते हैं एक बार लाते हैं, उसको टर्न कहलाते हैं। कॉइल क्या हो गया, टर्नों की संख्या है, कॉइल है, समूह है। एक्टिव साइड वही है जो हम पहले देखे, जो स्लॉट के अंदर आता है और जो फ्लक्स को काटता है, जिसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है। और इनएक्टिव साइड क्या है, तो जो बाहर रहता है, जो फ्लक्स के संपर्क में नहीं आता है, वही एक्टिव साइड कहलाता है। कॉइल लीड क्या है, जिसे एसी है, जिस तरह से सप्लाई देते हैं हम लोग, वैसी तरह यहाँ पर भी है। पोल पिच भी वही है और 2 स्लॉटों के बीच की दूरी, और कॉइल पिच भी क्या है, वही है, 2 वाइंडिंग के एक्टिव साइड के बीच की दूरी। तो यहाँ कोई नया टर्म नहीं है, जो ऐसा डीसी में होता है वैसा ही एसी में होता है। जहाँ अंतर है वहाँ हम लोग देखते हैं। डीसी में देखिए एक स्पेशल टर्म आएगा बैक पिच, जिसे वाईबी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाईबी, दिख रहा है होगा। तो आर्मेचर के पीछे की ओर कम्यूटेटर पर एक कॉइल को क्या कहते हैं, एक्टिव साइड के बीच की दूरी को बैक पिच कहते हैं। यानी देख लीजिए क्या है कि 2 एक्टिव साइड के बीच की दूरी को क्या कहेंगे हम, कई है तो एक बीच की दूरी को क्या कहेंगे हम, बैक पिच कहेंगे, ठीक है। उसी तरह फ्रंट पिच किसे कहेंगे कि जो अंतिम में है हमारा एक्टिव, जो एक देखिए शुरू हुआ वहाँ एक्टिव शुरू हुआ और हर में है, लेकिन प्रथम एक्टिव को क्या बोलेंगे हम, बैक पिच।
और प्रथम एक्टिव और दूसरे एक्टिव को, जिस तरह से मान लीजिए कि ये स्लॉट्स है और ये स्लॉट्स में कई चालक हम स्थापित कर दिए और पहले चालक को किए, ठीक है। अब इसके बाद जो है उसके बीच की दूरी को क्या कहलाएंगे हम, वाई भी कहेंगे, बैक पिच, और अंतिम दूरी को क्या बोलेंगे हम, फ्रंट पिच। तो इस तरह इस कॉइल की प्रथम एक्टिव एवं प्रथम कॉइल की दूसरी एक्टिव साइड के बीच की दूरी को क्या बोले हम, फ्रंट पिच कहते हैं। प्रथम कॉइल मतलब जो पहली बार किया गया और प्रथम कॉइल के दूसरी एक्टिव साइड को क्या बोले कि इसकी दूरी, यानी इसका प्रथम कॉइल का जो दूसरी है जो सेकेंड एक्टिव से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसको बोलेंगे हम फ्रंट पिच। यहाँ पे फिगर बना दिया हूँ, देख लेंगे, ये टर्म है, इस दूरी को क्या बोलेंगे हम, फ्रंट पिच, और इस दूरी को क्या बोलेंगे हम, टोटल को बैक पिच, ठीक है। और इसे YF से दर्शाते हैं। क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछता है, क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछता है, रिजल्टेंट पिच क्या होता है, तो बैक पिच माइनस फ्रंट पिच, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिजल्टेंट पिच होता है दो एक साथ जुड़े कॉइल की प्रथम एक्टिव साइड की दूरी के परिणाम पिच को क्या कहते हैं, रिजल्टेंट पिच कहते हैं। और एवरेज पिच किसे कहते हैं, तो फ्रंट पिच और बैक पिच के औसत को क्या कहते हैं, एवरेज पिच कहते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूला बार बार पूछा जाता है, इसको न्यूमेरिकली पूछा जाता है। कल हम ऑब्जेक्टिव में लाएंगे इसके सारे चीज़, आप एक बार बुक से भी पढ़िएगा, इस वीडियो को भी देखिएगा, एक शॉर्ट नोट्स भी बनाने का प्रयास करिएगा, या इसका स्क्रीनशॉट लेकर एक नोट्स बना लीजिए। अब देखिए कम्यूटेटर पिच क्या होता है, YC, एक कॉइल के दोनों एक्टिव साइड के बीच की दूरी क्या कहलाती है, कम्यूटेटर पिच कहलाती है। यार ये मान लीजिए कि ये था क्या हमारा, ये था बैक पिच, ये था फ्रंट पिच, और ये दूरी जो है वो क्या कहलाएगा, कम्यूटेटर पिच, ठीक ना। अब आगे देखिए सिंगल लेयर वाइंडिंग क्या कहलाएगा। जिस तरह से वहाँ पर हम देखे थे सिंगल लेयर वाइंडिंग में, AC में देखे थे, वही चीज़ यहाँ पर भी है कि प्रत्येक आर्मेचर स्लॉट में एक कॉइल अगर स्थापित हो तो वो क्या कहलाएगा, सिंगल लेयर वाइंडिंग कहलाएगा। उसी तरह डबल लेयर वाइंडिंग क्या कहलाएगा, जब प्रत्येक आर्मेचर स्लॉट में दो कॉइल स्थापित किया जाता है तो क्या कहलाएगा, डबल लेयर वाइंडिंग कहलाएगा, ठीक है। और नंबर ऑफ स्लॉट्स बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट होगा, नंबर ऑफ स्लॉट बराबर क्या होगा इसमें, 2 इंटू कम्यूटेटर सेगमेंट होगा, क्योंकि कम्यूटेटर सेगमेंट में क्या होगा, दो कॉइल जुड़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए DC आर्मेचर वाइंडिंग में मुख्यतः दो प्रकार के वाइंडिंग प्रयोग किए जाते हैं। पहला कौन होता है, लैप वाइंडिंग, दूसरा कौन होता है, वेव वाइंडिंग। हम कल इलेक्ट्रिक भी बताए थे आपको, ऑब्जेक्टिव सेशन लेके आए थे। तो लैप में क्या होता है, पोल की संख्या के बराबर ब्रश और आर्मेचर पाथ संख्या होती है, जबकि वेव में क्या होती है, 2 होती है, फिक्स है। तो आइए अब देखते हैं लैप वाइंडिंग के बारे में, कि जिस आर्मेचर वाइंडिंग में कॉइल के संयोजन एक सिरे से दूसरे सिरे पर चढ़े होते हैं, अर्थात क्या होते हैं, ओवरलैप करते हैं, वह लैप वाइंडिंग कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है, कौन, सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग और मल्टीप्लेक्स लैप वाइंडिंग। तो सिंप्लेक्स में क्या होगा, कम्यूटेटर पिच जो YC का मान होता है 1 रखा जाता है। कम्यूटेटर पिच क्या था, आप देखे होंगे, अंतिम एक्टिव से अंतिम एक्टिव तक के बीच की दूरी थी, प्रथम से एक्टिव के बीच के, ये नीचे वाले टोटल लीड की। तो इसमें क्या इसका मान होता है, 1 होता है। और जबकि मल्टीप्लेक्स में क्या होता है, कई एक खांचे में कई वाइंडिंग होगा, संख्या 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, तो जितने होंगे उतने कंडक्टर होगा। इसे YC का मान क्या होगा, 2, 3, जितना उसमें लेयर होगा उतना कम्यूटेटर पिच का मान होगा, 2 होगा, 3 होगा। इससे चूंकि उसमें 2 एक्टिव साइड होगा, जैसे मान लीजिए कि कोई स्लॉट्स है, हम मान लीजिए आर्मेचर कलर बना दिए, तो अगर हम सिंप्लेक्स करते हैं तो एक यहाँ गया, एक यहाँ गया, तो इन दोनों के बीच की दूरी हो गया कम्यूटेटर पिच। अगर 2 गया है तो 2 आया ना, तो 2 हो जाएगा इसका मान, यही कह रहा है। तो जैसे होगा वो आंसर होगा आपका। लैप वाइंडिंग की विशेषता क्या है, तो समानांतर पथ की संख्या समान होने के कारण क्या होता है, वाइंडिंग में प्रवाहित कुल धारा का मान अधिक होता है, जबकि हाई करंट कैपेसिटी वाले मोटर में उपयोग किया जाता है और इस मशीन का उत्पन्न EMF मान कम होता है, और ए बराबर P होता है, हाई करंट के लिए प्रयोग होता है। तो फिर हम इसको मोटर में भी पढ़ेंगे ही।
वेव वाइंडिंग में क्या होता है कि जिस आर्मेचर वाइंडिंग में कॉइल की संयोजन क्या हो, कम्यूटेटर सिरा पर सीधे निरंतर आगे बढ़ता है, तो वहाँ वेव वाइंडिंग कहलाता है। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं और इसमें दो ही ब्रश वगैरह प्रयोग किया जाता है। अब देखिए सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग क्या होता है। सिंप्लेक्स वाइंडिंग देखिए ये जो होता है आपको दिखा दें, ये कम्यूटेटर सेगमेंट है, ये हमारा गोल होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर इसको ओपन करके दिखा रहे हैं। ये टर्न है, कॉइल है, देखिए एक यहाँ जुड़ा है, दूसरा क्या है वेव में दो जगह से जुड़ा होता है, जबकि लैप में क्या होता है हर पोल से जुड़ा होता है। तो देखिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया परिभाषा यहाँ पर, सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग, इसमें कॉइल एक का एंड लीड एक कॉइल मोटर पिच से दूसरी पर स्थापित किया जाता है, दूसरी कॉइल का एक स्टार्ट लीड से जोड़ दिया जाता है, मैंने एक शुरू में एक अंत में क्या होता है जुड़ा होता है। जबकि जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे उसमें लैप में ऐसा नहीं होता है। अच्छा, मल्टीप्लेक्स वेव वाइंडिंग क्या होता है, तो निम्न प्रकार का होता है। डुप्लेक्स ट्रिप्लेक्स, डुप्लेक्स का मतलब क्या है कि सिंप्लेक्स वाइंडिंग के पैरेलल में जोड़ दिया जाता है, ट्रिप्लेक्स मतलब तीन उसमें पैरेलल में जोड़ दिया जाता है। तो अभी क्वेश्चन पूछेगा एटलीस्ट वेव वाइंडिंग होगा तो पैरेलल में जुड़ेगा, लैप वाइंडिंग होगा तो सीरीज में जुड़ेगा। ठीक है, वेव वाइंडिंग की विशेषता क्या है, तो यह एक प्रकार का सीरीज वाइंडिंग है। यह क्या होता है, स्थापित करने के बाद कॉइल स्थापित की जाती है, आर्मेचर आगे की ओर घुमाना पड़ता है। यह वाइंडिंग हाई वोल्टेज के लिए बनाया जाता है। इसमें दो ब्रश प्रयोग करते हैं, दो आर्मेचर पाथ भी होता है। अब ये तुलना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग का। कॉइल लैप वाइंडिंग में क्या होता है, कॉइल लीड एक दूसरे के ऊपर चढ़ी होती है। वेव वाइंडिंग में क्या होता है, ये चढ़ी नहीं होती है, ये सीरीज की भांति क्या होती है जुड़ी होती है, आगे होती है क्रमशः। या पैरेलल वाइंडिंग कहलाती है या सीरीज वाइंडिंग कहलाती है। वेव सीरीज वाइंडिंग कहलाती है, ये कहलाती है पैरेलल वाइंडिंग लैप। और इसमें जो पोल्स होता है ए बराबर पी होता है, यहाँ ए बराबर 2 होता है समांतर पथों की संख्या। इसमें कम्यूटेटर पिच वाई सी बराबर प्लस माइनस 1 इंटू पोल्स संख्या होती है। इसमें प्लस माइनस 2 होगा, 3 होगा, जितना भी होगा अपॉन पी होगा, जैसा वाइंडिंग होगा। ये वाइंडिंग किसी भी आर्मेचर में स्थापित की जा सकती है, जबकि वेव वाइंडिंग क्या होगा तभी स्थापित किया जाएगा जब कम्यूटेटर पिच क्या हो, इस समीकरण का निर्भर करता हो। ये याद रखिएगा, समीकरण ये पूछता है जेड क्या है, कंडक्टर की संख्या है, प्लस माइनस मैंने कम हो सकता है 2 इंटू पी, कम ईएमएफ उत्पन्न होता है, इसमें अधिक ईएमएफ उत्पन्न होता है, इसमें हाई करंट होता है, इसमें लो करंट होता है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। एक बार बुक पढ़ेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। और इसके बाद जब हम लोग मशीन शुरू करेंगे डीसी जनरेटर, तो बहुत सारे टर्म यहाँ से वहाँ जुड़ेंगे। तो जब आप पहले से यहाँ जान रहे हैं ये चीज़ क्या होता है, तो आपको समझने में आसानी होगी। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। मिलते हैं कल इसका ऑब्जेक्टिव वीडियो में। तो आपका होमवर्क भी यहीं रहेगा, इसको आप पढ़ लेंगे। धन्यवाद।